कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता, पिंकी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एंशंट हिस्ट्री की सीरीज में, जो बिल्कुल अब खत्म होने वाली है। मुश्किल से 3 क्लासेस बची हुई हैं, आज और कल, और एक क्लास और ले लीजिए तो हमारी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में जो चर्चा हमें करनी है, तो आज हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करनी है। आज हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रमुख शासकों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजन भी डिस्कस करेंगे। कला और साहित्य की बात करेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। देखो, गुप्त काल में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ कि हम गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बोलते हैं। गुप्त पीरियड को क्लासिकल एज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हमें करनी है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इनकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। देखो, जो गुप्त है, गुप्त ये कुषाणों के यहाँ सामंत का काम किया करते थे। ये कुषाणों के यहाँ सामंत का काम किया करते थे। ये फ्यूडल थे कुषाण पीरियड में। इनका जो टाइम पीरियड है वो 275 से 550 एडी के बीच में रहा है, 275 से 550 एडी के बीच में रहा है। इनके जो संस्थापक हैं वो महाराज श्रीगुप्त माने जाते हैं। ये गुप्तों के आदि पुरुष माने जाते हैं। हालांकि जब श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, तब इनके पास कोई बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, कोई बहुत बड़ा इलाका इनके पास नहीं था। पर ये गुप्त साम्राज्य के प्राचीन संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनके बेटे का नाम घटोत्कच था। इनके बेटे का नाम घटोत्कच था दोस्तों। और इनका जो समय काल रहा है, तो भारत का पैराक्लीज युग कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और साहित्य के पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, ऐसा मैक्स मूलर ने कहा। अभी से एक बात क्लियर कर लेना कि गुप्त पीरियड को हम क्लासिकल और गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं था कि सोसाइटी कुछ बहुत अच्छी हो या इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हो, रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्म हो गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। यही कारण है कि इसे हम भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल एज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। मैक्स मूलर ने इसे साहित्य का पुनर्जागरण काल, रेनेसो पीरियड ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाना है। ठीक है। इनका चिन्ह गरुण था, इनका जो एम्ब्लेम है वो गरुण था। अब ये गुप्त साम्राज्य का एक बार आप एक्सपेंशन देख लीजिए कि कितने बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार था, कितने बड़े एरिया में इनका एक्सपेंशन था। तो ये शुरुआती समय है गुप्त का। बाद में आप जानते हैं कि वेस्टर्न क्षत्रप पर भी इनका अधिकार हो गया था, वाकाटक भी इनका हिस्सा बन गया था, और दक्षिण भारत को लेकर के, साउथ इंडिया को लेकर के समुद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी, इनडायरेक्ट कंट्रोल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो लगभग पूरे उत्तर भारत पर इनका अधिकार है। इसमें तक्षशिला और पुरुषपुर वाला इलाका नहीं है, बाकी चेनाब तक आप जाएंगे, यहाँ सतलज तक जाएंगे, तो इस पूरे इलाके पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार था। इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर गुप्तों का अधिकार हुआ करता था। तो अच्छी खासी टेरिटरी थी। माना जाता है कि गुप्त जो है वो लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू एम्पायर में से एक माना जाता है जो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे पुष्ट गुप्त पीरियड आएगा, फिर हम सीधा दिल्ली सल्तनत में पहुंच जाएंगे, वहां से इस्लामिक रूल की शुरुआत हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। तो सबसे पहले जो शासक थे वो श्रीगुप्त थे।
श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। देखो यहां से एक प्रश्न बनता है, श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, श्रीगुप्त को गुप्ता एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। वहीं जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इज कॉल्ड रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर, रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य का विस्तार किया था, बहुत बड़े पैमाने पर अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया था। समुद्रगुप्त जाना ही जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत बड़े पैमाने पर इसने अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, इनके समय पर नालंदा यूनिवर्सिटी, स्कंदगुप्त, हूण आक्रमण आप देखेंगे, और अंतिम जो है वो है विष्णुगुप्त। तो इन शासकों के नाम याद रखना। अभी आप प्रश्न लगाओगे और आप देखोगे कि शासकों के नामों का क्रम पूछा गया है, इनके ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आखिरी शासक हुए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सर इन शासकों के नाम बताओ, अब जल्दी से कमेंट करना शुरू करो। सबसे पहले शासक कौन थे? सर पहले शासक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है? ये फाउंडर हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। इन्हें आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, महाराज श्रीगुप्त, महाराज श्रीगुप्त। इनके बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच। इनके बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये वास्तविक संस्थापक हैं, ये रियल फाउंडर हैं, ये वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आप देख पाए कि अगला नाम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त सेकंड का है। ठीक है, अगला नाम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। फिर आप देख पाए तो एक नाम है कुमारगुप्त। ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। हाँ जी बताइए, कुमारगुप्त के बाद कौन है? सर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और आखिर में लास्ट में विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। तो ये प्रमुख शासक हो गए, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। आइए सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। जैसा हमने बताया कि श्रीगुप्त को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, श्रीगुप्त को ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है, एक हिस्टोरिकल फाउंडर माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और ये गुप्त शासकों में पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। Among all the Gupta's ruler, he was the first who had the title of महाराजा धीराज। ठीक, इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इनकी जो शादी है वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी लगभग 319 या 320 एडी के आसपास। सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें दीनार कहा जाता था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी और अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र बनाई थी। अब यहां से प्रश्न बनेगा, चलो ध्यान दो कि सर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर पहला सवाल तो ये बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हैं। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर। जल्दी बताइए कौन सी उपाधि धारण की थी, तो क्या जवाब दोगे कि सर इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज की उपाधि। वो उपाधि थी महाराजा धीराज की उपाधि, वो टाइटल था महाराजा धीराज का टाइटल। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न ये आ सकता है कि पहले गुप्त शासक का नाम बताइए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो क्या जवाब आएगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट
was the first Gupta empire who had the title of महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त के पहले शासक थे जिनके पास महाराजा धीराज की उपाधि थी। अगली चीज क्या बन सकती है कि इन्होंने दीनार, दीनार का मतलब क्या था, जो गोल्ड क्वाइन, जो सोने के सिक्के चलाए थे, इन्हें दीनार कहा जाता था। अगला पॉइंट क्या बन सकता है, इनका सबसे प्रसिद्ध विवाह कौन सा था, मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज कौन सी थी, तो कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी। और इन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाया था, तो पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। इतने सवाल बन सकते हैं, यूजुअली इतने ही बने हैं, आगे भी इतने ही सवाल आने की संभावना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, समुद्रगुप्त। एक बड़ी अच्छी फोटो हमने यहाँ समुद्रगुप्त की लगाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि वो वीणा बजा रहे हैं। तो एक सवाल तो यहीं से बनता है कि समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित थे, समुद्रगुप्त वॉज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी। तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से था, पहली बात। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो समुद्रगुप्त है, इनके ऐसे सिक्के मिले हैं, ऐसे क्वाइन मिले हैं जहां पर ये वीणा वादन का काम कर रहे हैं। इनके ऐसे सिक्के मिले हैं जहां पर ये वीणा वादन का काम कर रहे हैं, वीणा बजाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रोमिनेंट सी बात है कि उस शासक का नाम बताइए जिसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए आकृति मिली है, तो नाम होगा समुद्रगुप्त। ठीक है जी, नाम क्या होगा, समुद्रगुप्त। आइए कुछ बातें जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया, बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि उनकी किताब है, उसमें भारत का नेपोलियन कहा है, द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा है। ठीक है, कारण यह था, क्यों कहा भारत का नेपोलियन, जैसा हमने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया था, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन किया था। जैसे आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था, आर्यवर्त के 9 रूलर्स को डिफीट किया था, और वहीं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। लेकिन आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत वाला इलाका, दक्षिणावर्त मतलब साउथ इंडिया वाला इलाका, पर पॉलिसी बहुत अलग अलग अपनाई थी। जो आर्यवर्त के राज्य थे, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट थे, उनको सीधा उनका विलय कर लिया था, उनका मर्जर कर लिया था। देखो, इसको ऐसे समझो, आप ऐसे मान लीजिए कि अगर हम मैप के हिसाब से समझें तो उसने लगभग पूरे इंडिया पर कैंपेन किया। समुद्रगुप्त ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर कैंपेन किया, पूरे भारत पर ही उन्होंने कैंपेन किया। अब ये मान लेते हैं कि हम यहाँ से दक्षिण मान लेते हैं कि सर ये जो इलाका है ये साउथ का इलाका है, और ये जो इलाका है ये नॉर्थ का इलाका है। अब समुद्रगुप्त एक्चुअल में यहाँ से है, पाटलिपुत्र वाले रीजन से। उन्होंने ये समझा, ये बहुत अकलमंदी वाली बात होती है, उन्होंने ये समझा कि जो साउथ है, दक्षिण है, हम इनको एक बार जीत सकते हैं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इन पर डायरेक्ट कंट्रोल रखें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज हमारे पास संचार और परिवहन के साधन बहुत अच्छे हैं, आज हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, हम 1-2 घंटे में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पर उस समय ऐसा नहीं था। अगर यहाँ छोटा सा भी कोई विद्रोह होता है तो यहाँ तक सेना लाना, फिर वापस ले जाना, ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होगा, बहुत खर्चीला प्रोसेस होगा। तो यहाँ समुद्रगुप्त ने क्या किया कि साउथ के स्टेट को जीता। पहले उसने साउथ के स्टेट को जीता, और जीतने के बाद इन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया, जीतने के बाद अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, जीतने के बाद अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। और जो उत्तर के राज्य थे, इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, इन पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, इन्हें मर्ज कर लिया अपने एम्पायर में, इनका विलय कर लिया।
ठीक है, इन्हें मर्ज कर लिया, इनका विलय कर लिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ और साउथ का क्या मामला है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ और बातें जानते हैं। तो यही कारण है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। अब ये जो पूरी की पूरी जानकारी है, ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने साउथ के 12 और नॉर्थ के 9 स्टेट को जीता था, ये पूरी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम प्रयाग पिलर के नाम से भी जानते हैं, एक स्तंभ है जिस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने एक लेख लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है। और उस आर्टिकल में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त कभी भी नहीं हारा। समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा, उसे कोई भी एक सिंगल डिफीट नहीं मिली। इतने महान राजा थे, इसीलिए नाम क्या रखा, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रश्न पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति इज एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्त। किसने लिखा? कवि हरिसेन। किस भाषा में लिखा? संस्कृत। क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के जो विक्ट्री कैंपेन थे उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उपाधियां क्या क्या धारण की थी? परम भागवत, पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, अश्वमेध यज्ञकर्ता, विक्रमंकक, कविराज, पृथिव्याम प्रतिरथ, उसके अलावा धर्म प्राचीर वंद, लिच्छवी दौहित्र, सर्वराज क्षेत्र, ऐसी अलग अलग उपाधियां धारण की जो एग्जाम में पूछी गई हैं। उसमें परम भागवत पूछी गई है, याद रखिएगा, कविराज पूछी गई है, और पृथिव्याम प्रतिरथ पूछी गई है। ठीक है, नीतियां जैसे हमने बताई तो ये आपको याद रखना है नीतियां। ये प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें यहां की तरफ आप देखेंगे तो एक लेख लिखा हुआ है, यहां पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये जो लेख है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिक्कों की बात कर लेते हैं, सिक्कों के बारे में। तो समुद्रगुप्त के समय जो एक सिक्के हैं, तो एक ऐसे सिक्के मिलते हैं जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के ऐसे हैं जिसमें ही इज प्लेइंग द वीणा, ही इज प्लेइंग द वीणा। ये देखिए, ये एक ऐसा सिक्का है जिसमें वो वीणा वादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ही इज प्लेइंग वीणा। यही कारण है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। जो समुद्रगुप्त हैं उन्हें कविराज का टाइटल भी दिया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है, उन्हें कविराज का टाइटल भी दिया गया है। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। गरुण सिक्के भी मिले हैं जिसमें 100 युद्धों का विजेता माना गया है। अश्वमेध पराक्रम जैसे सिक्के मिले हैं, 2 शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया गया था, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त गुप्त वंश में ऐसे शासक हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ और बातें। यह मूल रूप से अशोक ने कौशाम्बी में उत्कीर्ण करवाया था। दिस वॉज ओरिजिनली इंस्क्राइब्ड बाय अशोका एट कौशाम्बी। फिर संधि विग्रहक और दरबारी कवि हरिसेन ने इस पर समुद्रगुप्त की जानकारी लिखी। कोर्ट पोएट एंड संधि विग्रहक और समुद्रगुप्त हरिसेन, उसने इंफॉर्मेशन लिखी। ये संस्कृत भाषा, चंपू शैली और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज, चंपू स्टाइल एंड ब्राह्मी। चंपू शैली में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों को लिखा जाता है, वर्सेस एंड प्रोज दोनों को लिखा जाता है। बाद में अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया, ये कौशाम्बी में ही था। अकबर इसे प्रयागराज लेकर के आया, और कालांतर में समुद्रगुप्त के अलावा बीरबल और जहांगीर के लेख भी लिखे गए। तो कहानी ऐसी है, इसकी स्टोरी को अगर आप समझें, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये ओरिजिनली कहां पर था, मूल रूप से ये कहां पर था? तो सर मूल रूप से ये कौशाम्बी में था। मूल रूप से ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था। मूल रूप से ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था। किसने बनवाया था? अशोक। मूल रूप से ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था, अशोक, ये याद रखिएगा। फिर अकबर इसे कहां लेकर के आया? तो अकबर इसे
प्रयागराज लेकर के आया, प्रयागराज लेकर के आया। लेकिन इसी बीच में अकबर और अशोक के बीच में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संधि विग्रहक, दरबारी कवि और संधि विग्रहक, क्या नाम था जी? हरिसेन, हरिसेन। इन्होंने संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत लैंग्वेज, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और चंपू स्टाइल, चंपू स्टाइल में यहां लेख लिखा जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ की गई, तो इसे नाम मिला प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, आगे जाकर के अकबर, अकबर इसे कहां लेकर के आ गया? तो अकबर इसे प्रयागराज लेकर के आ गया। अकबर के बाद आप देखेंगे कि इस पर बीरबल ने भी कुछ लिखवाया, बीरबल की भी जानकारी मिलती है और बीरबल के अलावा जहांगीर की जानकारी भी मिलती है। तो इतना बड़ा इतिहास रहा है, इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है प्रयाग प्रशस्ति की। कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया, अकबर ने मूल रूप से बनवाया था, समुद्रगुप्त ने अपने लेख लिखवाए, समुद्रगुप्त ने अपने आर्टिकल लिखवाए। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी रही है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, कमेंट करके बताओ। तो सर समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, पृथिव्याम पृथ्वीपति की उपाधि धारण की थी, कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं। सर सिक्कों पर वीणा बजाते हुए फोटो मिलती है। संधि विग्रहक और दरबारी कवि हरिसेन थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका जो शासनकाल रहा है वो 375 से 415 एडी के बीच में रहा है, 375 से 415 एडी के बीच में रहा है। इन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मार करके ये राजा बने थे। और रामगुप्त की जो जानकारी है ये हमें देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है जो कि विशाख दत्त ने लिखा, श्रृंगार प्रकाश से मिलती है जो कि भोज ने लिखा, हर्षचरित से मिलती है जो कि बाणभट्ट ने लिखा, काव्य मीमांसा जो राजशेखर ने लिखा, और मुजमल और तवारीख जो कि अबुल हसन ने लिखा। दोस्तों ये किताबें हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी। देखिए विशाख दत्त की हमने एक किताब और पढ़ी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की हमने एक किताब और पढ़ी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। भोज की जो किताब है राजा भोज, इनकी किताब का नाम है श्रृंगार प्रकाश, इसमें भी रामगुप्त की जानकारी है। बाणभट्ट की किताब है हर्षचरित, राजशेखर की किताब है काव्य मीमांसा और अबुल हसन की किताब है मुजमल उल तवारीख। इन सभी किताबों से हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है, इन सभी बुक्स से हमें रामगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कहा यही जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त को मारा और उनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, उनसे शादी की जिन्हें ध्रुव स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी शादी की थी। जो ध्रुव देवी हैं उनसे पुत्र हुआ कुमारगुप्त जो अगला राजा बना, और कुबेर नागा से पुत्री हुई प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त की कहानी आपको याद आनी चाहिए, ये वही प्रभावती गुप्त हैं जिनकी शादी, जिनकी मैरिज वाकाटक राजा से हुई थी। वाकाटक राजा याद है आपको, रुद्रसेन। तो वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ शादी हुई थी, रुद्रसेन द्वितीय की डेथ हो जाती है और रुद्रसेन द्वितीय की डेथ होने के बाद इन्होंने ही पूरे शासन को संभाला था। तो वाकाटक और गुप्त के बीच में सबसे अच्छे जो संबंध रहेंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही रहेंगे। वाकाटक और गुप्त के बीच में जो रिलेशन है वो सबसे ज्यादा फ्लोरिश जो होंगे वो ड्यूरिंग दी चंद्रगुप्त सेकंड ही होंगे, बिकॉज ऑफ हिज डॉटर प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है। अगेन बुक्स के नाम देख लो एक बार, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज, हर्षचरित बाणभट्ट, काव्य मीमांसा पूछी गई है राजशेखर, मुजमल उल तवारिख अबुल हसन, मुजमल उल तवारिख
अबुल हसन। देखिए इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, बहुत सारी उपाधियां थी, पर जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो राजाधिराज श्री, ये उपाधि इंपॉर्टेंट है। राजाधिराज श्री ये उपाधि इंपॉर्टेंट है। देवगुप्त ये सांची के अभिलेख में मिली है। देवगुप्त ये सांची इंस्क्रिप्शन में मिली है। विक्रमादित्य और शकारी, विक्रमादित्य और शकारी शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि धारण की थी। और याद कीजिए जब इन्होंने शकों को हराया था तो चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, सिल्वर क्वाइन भी इशू किए थे। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के बने हुए थे, व्याघ्र स्टाइल में सिल्वर क्वाइन बने हुए थे। तो चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, सिल्वर क्वाइन भी इन्होंने इशू किए थे। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा कि विक्रमादित्य का टाइटल, शकारी का टाइटल, देवगुप्त का टाइटल, राजाधिराज श्री का टाइटल, ये सब चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जाने जाते हैं अपने 9 रत्नों के लिए। ये उनके 9 रत्न हैं, जिसमें वेताल भट्ट हैं, धनवंतरी हैं, शपणक हैं, अमर सिंह हैं, शंकु हैं, घटकरपर हैं, कालिदास हैं, वराहमिहिर हैं और वररुचि हैं। ये अपने 9 रत्नों के लिए जाने जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, ये 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सर? एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी महान चिकित्सक, वेताल भट्ट, ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 5 के अलावा शपणक, अमर सिंह, इन्होंने शब्दकोश लिखा। शंकु, शपणक, अमर सिंह, शंकु और घटकरपर, घटकरपर। तो एक बार चीजों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कि सर कौन कौन है 9 रत्नों में? सर 9 रत्नों में जो शामिल हैं, 9 रत्नों में जो शामिल हैं, तो 9 रत्नों में शामिल हैं, पहला नाम जो आता है वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी महान चिकित्सक थे। एक नाम आता है वेताल भट्ट, जादूगर भी थे ये। एक नाम आता है महाकवि कालिदास। बोलते जाइए, कमेंट करते जाइए जल्दी। महाकवि कालिदास के बाद वराहमिहिर, वराहमिहिर। एक नाम आता है वररुचि। ये 5 तो मत भूलना, ये 5 तो बहुत जरूरी है, ये 5 बहुत जरूरी हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर शपणक, शपणक भी आते हैं। शंकु, ठीक। अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की, और घटकरपर, घटकरपर। ये हो गए 9, ये हो गए 9। अभी याद भी करना है, ठीक है? कौन सर? धन्वंतरी, वेताल भट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, शपणक, शंकु, अमर सिंह और घटकरपर। ये याद रखिएगा, यहां से सवाल बन सकते हैं। देख लीजिए एक बार। महाकवि कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने वैदर्भी शैली में लिखा था, वैदर्भी स्टाइल में अपना पूरा का पूरा आर्ट लिखा। एंड इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या क्या लिखा? 3 नाटक इन्होंने लिखे थे, 3 प्ले इन्होंने लिखे थे। कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा विक्रम शौर्यम, तीसरा मालविकाग्नि मित्रम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोशौर्यम और मालविकाग्नि मित्रम, 3 हो गए। 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 एपिक लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम। उसके अलावा 2 खंड काव्य लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, मेघदूत और ऋतु संहार। ये किताबों के नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ये याद रखिएगा, संस्कृत में लिखे हैं, वैदर्भी शैली में लिखे हैं, वैदर्भी शैली में लिखे हैं। उसके अलावा जो वेताल भट्ट हैं, वेताल भट्ट ने नीति प्रदीप और वेताल पंचविंशतिका की रचना की। वेताल पंचविंशतिका की रचना की थी, ठीक है?
और जो वराह मिहिर हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट थे, इन्होंने बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन्होंने बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। देखो, आप जानते हैं किताबों से ही सवाल आते हैं, बुक्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। किताबों से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, बुक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राजधानी, 2 राजधानियां इन्होंने बना ली थी, एक थी पाटलिपुत्र और दूसरी थी उज्जैनी। जब इन्होंने शकों को हराया, रुद्रसेन तृतीय को हराया, व्हेन ही डिफीटेड रुद्रसेन तृतीय, तब चांदी के सिक्के, जिन्हें रूपक या रुपयक कहा जाता था, रूपक या रुपयक कहा जाता था, व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। चंद्र विक्रम मुद्रा भी जारी की थी, जिसमें भगवान विष्णु बने हुए थे। महाकवि शूद्रक ने मृच्छ कटिका लिखा। महाकवि शूद्रक ने मृच्छ कटिका लिखा। ये संस्कृत में लिखी गई एक किताब है, जिसमें एक ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की कहानी है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। फाहियान ने अपने यात्रा के उल्लेख में कहीं पर भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह बताया है कि लोग सुखी थे और संतुष्ट थे। उसने यह भी बताया है कि पाटलिपुत्र में अस्पताल हुआ करता था। महरौली दिल्ली में ही है। महरौली में एक आयरन पिलर बनवाया। ये संस्कृत भाषा में, इसमें विष्णुपद लेख लिखा हुआ है। ये जंगरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। शिलालेख चंद्र राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। ये ना महरौली स्तंभ बहुत ज्यादा फेमस है, दिल्ली में है महरौली पिलर, और ये जाना जाता है कि इतने साल हो चुके हैं महरौली स्तंभ को, लेकिन अब तक इस पर रस्टिंग नहीं आई है, अब तक इस पर जंग नहीं लगी है, अब तक इस पर रस्टिंग नहीं आई है, अब तक इस पर जंग नहीं लगी है दोस्तों। तो एक बार ना सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। चलिए, अब आप बताना शुरू करेंगे। हम यहां पर लिख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बाद राजा बने? सर, समुद्रगुप्त के बाद राजा बने। समुद्रगुप्त के बाद। भाई का नाम क्या था? सर, भाई का नाम था रामगुप्त। भाई का नाम था रामगुप्त। तो रामगुप्त को मारा और रामगुप्त को मार करके राजा बने। ठीक है, रामगुप्त को मार करके राजा बने। अगली चीज, रामगुप्त की वाइफ है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, जिन्हें ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? जो ध्रुव देवी हैं या जो ध्रुव स्वामिनी हैं, इन्होंने ये किया था दोस्तों, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, तो इन्हीं से विवाह हुआ था। और विवाह के बाद कौन सा बेटे आया था? कौन सा बेटा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ही अगला राजा बनेगा। एक और शादी किससे की थी? नागवंश की कुबेर नागा से। नागवंश की कुबेर नागा। नागवंश जो है ना, बहुत रॉयल डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय की, तो इससे उन्होंने शादी की। और इससे कौन सी बेटी? तो सर, इससे प्रभावती का जन्म हुआ था। प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है, प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त जो है, प्रभावती गुप्त, इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी मैरिज किससे हुई थी? तो आप बताओगे सर, वाकाटक। किनसे हुई थी? वाकाटक राजा। क्या नाम था? रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो वाकाटक हैं, उन्होंने शकों को हराने में, शक के राजा कौन थे? रुद्रसेन तृतीय या रुद्रसेन तृतीय। तो रुद्रसेन थर्ड को हराया। हराने के बाद व्याघ्र शैली के, व्याघ्र स्टाइल के कौन से क्वाइन इशू किए थे? सिल्वर क्वाइन, चांदी के सिक्के, सिल्वर क्वाइन। और ये जो सिल्वर क्वाइन है, इन्हें क्या नाम देखा था? सर, इन्हें रूपक कहा जाता था। रूपक या रुपयक कहा जाता था। रूपक या रुपयक कहा जाता था। यही बेसिक बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और क्या आता है? सर, इन्होंने उपाधि धारण की थी, राजाधिराज श्री की उपाधि और देवराज की उपाधि, ये टाइटल इन्होंने ले रखे थे। उसके अलावा विक्रमादित्य की उपाधि ली थी शकों को जीतने के बाद, और शकारी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और किस लिए जाने जाते हैं? सर, 9 रत्नों के लिए जाने जाते हैं। 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था? सर, 9 रत्नों में महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ऐसे ग्रंथों की रचना की है। वेताल भट्ट थे सर, वेताल भट्ट,
उसके अलावा वेताल भट्ट थे, धन्वंतरी थे जो कि एक बड़े चिकित्सक थे, वराह मिहिर थे जिन्होंने पंच सिद्धांतिका जैसी किताब लिखी है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि घटकरपर हैं, शंकु हैं, अमर सिंह हैं जिन्होंने अमर कोश की रचना की है। ठीक है, अमर सिंह है, इसके अलावा वररुचि है, वररुचि। ठीक है, तो ऐसे 9 अलग अलग, 9 जो है वो अलग अलग, माफ कीजिए, 9 जो है वो अलग अलग इनके रत्न थे। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर और क्या याद रखने वाली चीज है कि सर चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, उसके अलावा सर महरौली स्तंभ है। कहाँ पर आता है महरौली स्तंभ? तो जो महरौनी पिलर है, जो महरौली पिलर है, ये इस वाले क्षेत्र में आता है दोस्तों, दिल्ली में लोकेटेड है। एक बार देख लीजिए, मुझे बताइए क्या सारी चीजें यहाँ तक याद हो रही हैं? क्या सारी चीजें यहाँ तक याद हो रही हैं? हाँ जी, कमेंट करके बताइए एक बार, क्या यहाँ तक सब कुछ याद हो रहा है? आंसर आना चाहिए, जितने मैक्सिमम आंसर आप दोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, ऑल गुड। हाँ, दीनार, सब क्लियर है जी? ओके जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। रुपये जो है ना, रुपए नहीं है, इट्स नॉट रूपी, रुपयक है। वो चांदी का सिक्का है, एक सिल्वर कॉइन है। ठीक है, चांदी का सिक्का है, एक सिल्वर कॉइन है। अभी कल भी क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए नहीं था, वापस घर चला गया था जरूरी काम से, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। तो कल भी क्लास होगी आप लोगों की, याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में बात करते हैं, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। अगले जो शासक हैं वो है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। ये 415 से 500 415 से 455 एडी के बीच में रहे हैं कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का जो नाम है वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। देखो, इनका बहुत लंबा शासनकाल रहा, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा। चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी के ये पुत्र थे, सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त और अभी बताया भी था आपको, ध्रुव देवी के बेटे थे। उपाधियां इन्होंने धारण की थी महेंद्रादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, महेंद्रादित्य। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल,
ये टाइटल एग्जाम में पूछा जाता है। महेंद्रादित्य की उपाधि। उसके अलावा श्री महेंद्र, शुक्रादित्य, चीनी यात्री हेनसांग जो बाद में आया, चीनी यात्री हेनसांग जो बाद में आया, इनके शासनकाल में नहीं आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो गुप्त शासक नहीं थे। उन्होंने शुक्रादित्य की उपाधि दी थी, उन्होंने शुक्रादित्य का टाइटल दिया था। परम भागवत, गढ़वा लेक प्रयागराज में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये नालंदा बिहार में है। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड कहा जाता है महायान बुद्धिज्म का, यह हमने पहले भी डिस्कस किया है। गुप्त काल में सर्वाधिक 18 अभिलेख और 14 प्रकार के सिक्के हमें कुमार गुप्त के शासनकाल से ही मिलते हैं। तो कुमार गुप्त के टेन्योर में हमें सबसे ज्यादा क्वाइन और सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, जैसे बिलसड़ अभिलेख जो कि एटा उत्तर प्रदेश से मिला है, जिससे गुप्तों की वंशावली और तिथि की जानकारी मिलती है, जिससे गुप्तास की जियोलॉजी और डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वत्सभद्री का लिखा हुआ मंदसौर अभिलेख, जिसे दसपुर प्रशस्ति कहा जाता है, इसमें विज्ञापन दिया गया है, इसमें विज्ञापन दिया गया है, इसमें एक विज्ञापन, विश्व का पहला विज्ञापन इसी में दिया गया है। तो अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का पहला विज्ञापन किस अभिलेख में दिया गया, तो दुनिया का पहला विज्ञापन मंदसौर प्रशस्ति या दसपुर अभिलेख में दिया गया है। गरुण के स्थान पर मयूर के सिक्के चलाए, कार्तिकेय के सिक्के चलाए। अगला नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी, कैपिटल अयोध्या थी। इन्होंने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, श्री स्कंद की उपाधि धारण की थी। ये सारे टाइटल लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम स्कंदगुप्त के समय हुआ वो था कि भारत पर पहला हूण आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ, फर्स्ट हूण इन्वेजन इन इंडिया, जिसकी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश के भीतरी अभिलेख से मिलती है। हूण, जिन्हें मलेच्छ भी कहा जाता था, को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख, लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया है, यह लिखा हुआ है। हूण आक्रमणकारी खुशनेवाज की जानकारी मिलती है। सुदर्शन लेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला गुप्त शासक पुरुगुप्त था। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में मिलता है, उससे सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त के एक सामंत गोपराज की मृत्यु और उसकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। आइए इन बातों को एक बार हम बढ़िया तरीके से रिकॉल करते हैं। हमने पहला एक शासक पढ़ा सर, और उस शासक का नाम है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? कुमारगुप्त के बारे में पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, और महेंद्रादित्य के अलावा इन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता है। शक्रादित्य किसने कहा है? जल्दी कमेंट करके बताओ सर। शक्रादित्य जो है वो हेनसांग ने कहा है। शक्रादित्य जो है वो हेनसांग ने कहा है। तो महेंद्रादित्य और शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला तीसरा बड़ा काम क्या है सर? इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर है? बिहार में आता है, और इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ सकता है सर? अगली बात यह है कि एक अभिलेख इन्होंने बनवाया जिसे हम बिलसड़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, बिलसड़ इंस्क्रिप्शन। और एक और अभिलेख है जिसे हम मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं, मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं। बिलसड़ में हमें गुप्त शासकों के पूरे नाम और उनका क्रम मिला है, जियोलॉजी मिली है, और मंदसौर में हमें विज्ञापन का साक्ष्य मिला है, हमें एडवर्टीजमेंट के एविडेंसेस मिले हैं। तो सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के ये हमें कुमारगुप्त के समय ही देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। कुमारगुप्त के बाद आखिरी महत्वपूर्ण जो राजा आया वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अंतिम प्रमुख गुप्त राजा है, लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर है। उसके बाद कोई भी इतना शक्तिशाली शासक नहीं आया, कोई भी इतना पावरफुल रूलर नहीं आया। अब जो स्कंदगुप्त है
स्कंदगुप्त। तो इन्होंने क्या किया था कि इनके समय पे हूण आक्रमण हुआ था। हून्स जो है वो विदेशी थे, मध्य एशिया वाले इलाके से आए थे, फॉरेनर थे, और इन्होंने अटैक किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें हरा दिया था। स्कंदगुप्त ने उन्हें डिफीट कर दिया था, है ना। स्कंदगुप्त ने हरा दिया था, स्कंदगुप्त ने डिफीट कर दिया था। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। स्कंदगुप्त ने अपनी कैपिटल अयोध्या को बनाया था, अपनी कैपिटल अयोध्या को बनाया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पुरुगुप्त। तो पुरुगुप्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। और एक व्यक्ति और है भानुगुप्त। देखो, भानुगुप्त के एक सामंत थे, भानुगुप्त के एक फ्यूडल लॉर्ड थे, भानुगुप्त के एक फ्यूडल लॉर्ड थे जिनका नाम था गोपराज। गोपराज। तो जो गोपराज हैं, इनकी पत्नी सती हो गई थी। इनकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी। सती का मतलब होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति को चिता में अग्नि दी जाती थी, तो उसी अग्नि में पत्नी भी अपनी जान दे देती थी। उसको सती प्रथा कहा जाता था। बहुत ही बुरी प्रथा। राजा राममोहन राय ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर के सती प्रथा को खत्म कराया जा सका। तो भानुगुप्त राजा थे, उनके सामंत थे गोपराज, उनकी पत्नी सती हो गई। और इसकी जानकारी हमें ऐरण अभिलेख से मिलती है, तकरीबन 512 एडी के आसपास का है। ऐरण अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में आता है। ऐरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो यहां से एक सवाल बनता है कि भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिला, इंडिया में सती का हमें पहला एविडेंस कहां से मिला। तो भारत में सती का जो पहला साक्ष्य है वो हमें ऐरण अभिलेख से मिलता है, जो कि गुप्त राजा भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, गुप्त शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था वो थे पुरुगुप्त। उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसके शासन काल में सबसे पहली बार हूणों ने आक्रमण किया। उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसके शासन काल में सबसे पहली बार हूणों ने आक्रमण किया था। तो क्या जवाब दोगे? स्कंदगुप्त। कि सर स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण भारत में पहली बार हुआ था, हूण इन्वेजन इंडिया में पहली बार हुआ था। तो ये सब याद रखने वाली बात है। खुसनेवाज नाम का एक व्यक्ति था, उसने अटैक किया था, हालांकि हरा दिया था। तो अब मुझे बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? ये हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, हमने सारा राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया। चलो अब कुछ सवाल करेंगे आपसे, फिर अगले हिस्से पर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी जवाब देना है। हम 5 मिनट में सारी चीजों को रिकॉल करेंगे, फिर हम अगले हिस्से पर आएंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो क्या जवाब दोगे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला, गुप्त साम्राज्य में किसे आदिगुप्त के नाम से जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य में किसे आदिगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो क्या जवाब दोगे कि सर महाराजा श्रीगुप्त को आदिगुप्त के नाम से जाना जाता है। महाराजा श्रीगुप्त को आदिगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो एक हिस्टोरिकल फाउंडर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उस राजा का नाम बताइए। कोई कह रहा रोहित शर्मा, वाह, ठीक है। उस राजा का नाम बताओ जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर का अंकन सिक्कों पर करवाया है। किस शासक ने वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर का अंकन सिक्कों पर करवाया? बहुत बढ़िया, समुद्रगुप्त सर, जिसे विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी किताब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले ओके है, हो जाएगा जितेंद्र बहुत हद तक। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। अगला, चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था और व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था?
सिल्वर कॉइन को गुप्त पीरियड में क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही है जी, चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में, जो सिल्वर क्वाइन है, उन्हें गुप्त पीरियड में एक नाम दिया गया रूपक या रूपक, रुपयक, ये नाम दिया गया। और व्याघ्र स्टाइल के जो सिल्वर क्वाइन है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किए थे। कब इशू किए थे? जब चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हरा दिया था। तो शकों को डिफीट करने के बाद व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी किए, व्याघ्र स्टाइल के सिल्वर क्वाइन इशू किए। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि भी धारण की थी, विक्रमादित्य और शकारी का टाइटल भी लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एसएससी एमटीएस के लिए सफिशिएंट है जी। अगला प्रश्न सुनिए जी, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखी है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखी है। बताइए क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखी है? उस व्यक्ति का नाम क्या है जी? उस व्यक्ति का नाम बताइए, किसने लिखी है? किसने लिखी है जी? इंफॉर्मेशन बताइए। बहुत बढ़िया सर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिसेन ने। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आप लोगों से यह है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है कि सर महाकवि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, इंडिया के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कारण ये है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, चाहे वो मेघदूतम हो, रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो, मालविकाग्निमित्रम हो, ये अभिज्ञान शकुंतलम हो, ये सारी किताबों की रचना उन्होंने की थी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे ये है कि वराह मिहिर के द्वारा कौन सी प्रमुख किताब लिखी गई थी? वराह मिहिर ने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी? जवाब आ जाएगा कि सर वराह मिहिर ने जो सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी थी वो पंच सिद्धांतिका है। ये उन नवरत्नों में शामिल थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, उनमें ये शामिल थे। आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे, प्रभावती गुप्त की शादी किसके साथ हुई थी? प्रभावती गुप्त का जो मैरिज है वो किसके साथ हुआ था? बहुत बढ़िया सर, प्रभावती गुप्त की जो शादी है वो वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुई थी, वाकाटिक किंग रुद्रसेन सेकंड के साथ। देखो नेट के लिए तो आपको वो डिटेल वाली क्लासेस देखनी पड़ेंगी नेट के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 1 सेकंड का समय दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। जस्ट 1 मिनट का समय दीजिए, फिर प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं दोस्तों। अब हमें प्रशासन, कला, संस्कृति, इन सब के बारे में बात करनी है। ठीक है जी, इन सब के बारे में बात करनी है। बहुत अच्छी बात है जी, रोहित शर्मा के फैन है, हम भी रोहित शर्मा के फैन है, सब लोगों के फैन है। पर अभी पढ़ लो भाई, ठीक है, अभी पढ़ लो, इतना काबिल बन जाओ, इतना बढ़िया काम कर लो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि रोहित शर्मा से मिलने का मौका मिल जाए, है ना? तब आप वाकई में उनके अच्छे फैन माने जाओगे। अच्छा पढ़ लो, बहुत मेहनत कर लो, अपना नाम बना लो, तो एक एक स्तर पे आप पहुंच जाओगे ना, सरकार में भी एक स्तर पे आप पहुंच जाओगे, तो फिर आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, रोहित शर्मा के लिए ही पढ़ाई कर लो कि चलो सर इसी मोटिवेशन से पढ़ाई कर लेते हैं कि आगे आकर के रोहित शर्मा से मिल लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को भी फैन बनाओ तो एक मोटिवेशन के साथ बनाओ।
कि भाई किसी के फैन अगर बन रहे हो ना, सॉरी, तो एक मोटिवेशन के साथ किसी के फैन बनो कि चलो कल उनसे मिलना है ना, तो इतनी मेहनत कर लेते हैं। कुछ तो कुछ भी बना लो, बस कहने का मतलब ये है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो अपनी मोटिवेट अपने आप को रखने का, और उसी पॉइंट से मोटिवेशन लेते हुए पढ़ाई करते रहो, है ना। वैसे पहले भी आपको बताया कि मोटिवेशन का एकमात्र तरीका होता है, और वो तरीका है अपने काम को अच्छे से करना। अगर आप अपने काम को अच्छे से करोगे, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे दोस्तों। बस अपने काम को अच्छे से करते रहो। कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी हो सके, आई नो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर दिन आप अपना 100% दें, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं 100% देने की। कुछ दिन ऐसे भी जाएंगे जब शायद काम ना हो, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा यार, है ना। तो वो बैलेंस बना रहेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखते हैं सामान्य, न्याय, सैन्य, राजस्व। इसमें हमें राजस्व प्रशासन देखना है और सामान्य प्रशासन देखना है, बस दैट्स इट। देखिए समझिएगा बात को। तो जिस तरीके से हमने मौर्यों के समय डिस्कस किया था कि राजतंत्र था, यहां पर भी राजतंत्र था, यहां पर भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन था। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो राजा होता था, और राजा देवीय शक्ति के सिद्धांतों का प्रयोग करता था, डिवाइन पावर का उपयोग करता था। भूमिदान परंपरा का विकास हो चुका था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। कुछ बातों को ना समझ लो जरा अलग से। देखो बहुत ध्यान से समझना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। देखो जब हम मौर्य की बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहां पर राजतंत्र था। मौर्य के समय मोनार्की थी। इसी तरीके से जब हम गुप्त पीरियड की बात करते हैं तो यहां पर भी राजतंत्र है, यहां पर भी मोनार्की है। अंतर क्या है, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। देखो मौर्य काल में जो राजतंत्र है ना, ये केंद्रीयकृत था, ये बहुत ज्यादा केंद्रीयकृत था, ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन गुप्त काल का जो राजतंत्र है, गुप्त पीरियड की जो मोनार्की है, ये विकेंद्रीकृत थी। मतलब यहां निचले स्तर पर शक्तियां दी गई थी, ये डिसेंट्रलाइज थी। देखो मौर्य के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मौर्य में सारी की सारी जो शक्तियां हैं, सारी की सारी जो पावर है, वो किंग के पास रहती थी। मैक्सिमम पावर किंग के पास रहती थी। जो सब ऑर्डिनेट हैं उनके पास पावर बहुत कम रहती थी। जो निचले स्तर पर लोग हैं उनके पास शक्तियां बहुत कम रहती थी। गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्त पीरियड में प्रांतों को भी अच्छी शक्तियां दी गई थी, प्रोविंस में जो रूल करता था वहां पर भी अच्छी पावर दी गई थी लोगों को, ठीक है। लेकिन था राजतंत्र ही, था मोनार्की ही। अब प्रशासन की इकाइयां कौन सी थी? सबसे ऊपर राजा, साम्राज्य, प्रांतों को भुक्ति या देश कहा जाता था, और इनका जो प्रमुख है वो उपरिक या गोपना कहलाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, विषय को जिला कहा जाता था, और इसका प्रमुख विषयपति होता था। विषय का विभाजन वीथी में किया गया था, वीथी का प्रमुख आयुलन कहलाता था, और इसे वीथी महत्तर या पैठ, पैठ जो है वो ग्राम समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख ग्रामिक तथा महातर होते थे। ग्रामिक और महातर इसका प्रशासन संभाला करते थे, बस ये याद रखना। साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था। प्रांत अर्थात प्रोविंस, इसे भुक्ति या देश कहा जाता था। प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए भुक्ति या देश शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका जो प्रमुख है वो उपरिक और गोपना होता था। विषय जिला, इसका प्रमुख विषयपति होता था। वीथी आयुलन, इसका प्रमुख वीथी महत्तर या पैठ जो शब्द है वो ग्राम समूह के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्राम सबसे छोटी इकाई था जिसका प्रमुख ग्रामिक और महातर होता था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम राजस्व प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं, हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज और रहेगी, ये और जरा पढ़ लें, यहां से भी कई बार सवाल बनते हैं। देखो प्रांत पे ये सब तो हमने बता ही दिया आपको, विषय विषयपति होता था, ठीक है। ये सब नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठियों का प्रधान होता था। सार्थवाह, व्यापारिक काफले का प्रधान होता था। कायस्थ, कायस्थों का विकास जो है ना, कायस्थ नामक जो समूह है जो कि लिपिक का काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे, उनका विकास गुप्त काल में ही हुआ है। उनका जो डेवलपमेंट है वो गुप्त पीरियड में ही
हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको जरूर याद रखिएगा। ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ शब्द हैं जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पुलिस व्यवस्था का जो प्रधान अधिकारी है, पुलिस सिस्टम का जो हाईएस्ट ऑफिसर है, उसे दंड पाशिक कहा जाता था। पुलिस का जो हाईएस्ट ऑफिसर है उसे दंड पाशिक कहा जाता था। चाट और भाट ये भी पुलिस अधिकारी ही थे। चाट और भाट ये भी पुलिस अधिकारी थे। तो चाट, भाट, दंड पाशिक ये सब पुलिस से जुड़े हुए हैं। कायस्थों का सबसे पहला उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जो कि लिपिक का काम किया करते थे, स्क्राइब का काम किया करते थे। एक व्यक्ति है सेनापति। सेनापति के लिए महाबली महाबली महाबधीकृत शब्द का यूज किया गया है। रसद अधिकारी जो है उसे रण भंडागारिक कहा गया है। रसद अधिकारी को रण भंडागारिक कहा गया है। ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर संग्रह के लिए अधिकारी, ऑफिसर फॉर लैंड टैक्स कलेक्शन। महाअक्षपटलिक और कर्णिक ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का अधिकारी था। न्यायाधिकरण ये भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्व। आय का जो मुख्य स्रोत है ये भू राजस्व था। जो आय का मुख्य स्रोत है ये भू राजस्व था। 1/6 जो कि धर्मशास्त्रों में है। शुरुआत से ही हमने देखा है कि भारत के जो शुरुआती समय से जो धर्मशास्त्र थे उनमें लिखा हुआ है कि उपज का 1/6 ही भू राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए। जो भी उपज हो रही है उसका 1/6 ही टैक्स के रूप में कलेक्ट करना चाहिए, इससे ज्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विष्ठी ये बेगार कर था। ठीक है जी, कुछ और शब्द समझ लें। अग्रहार मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक उद्देश्यों से जो जमीन दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जो जमीन दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। भूमि के अलग अलग प्रकार थे। क्षेत्र जहां कृषि की जा सकती है, सिल जहां पर कृषि नहीं की जा सकती है, वास्तु जहां पर लोग रहते थे, आपरहत जंगली जमीन को आपरहत कहा जाता था। भूमि के मापन के लिए कुल्यावाप या द्रोणावाप का उपयोग किया जाता था। कुल्यावाप और द्रोणावाप से ही मेजरमेंट लिया जाता था। सिंचाई के लिए रहट का उपयोग किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। जेटक जो है वो श्रेणियों का प्रमुख होता था। चांदी के सिक्के को रूपक, तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। पश्चिमी बंदरगाह भड़ोच था। भड़ोच नगरों का पतन शुरू हो गया। नगरों का पतन शुरू हो गया। गुप्त काल में उज्जैन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देखो रीजन ये है। उसके अलावा बंदरगाह में घंटशाला, कदूरा और चौल ये प्रमुख बंदरगाह थे। देखो एक बहुत बड़ी बात है विच इज जो आपको पता होनी चाहिए। गुप्त काल में क्या होता है कि गुप्त काल का व्यापार होता था रोमन साम्राज्य से। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ रोमन साम्राज्य था, यहाँ रोमन एम्पायर था। अब रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा, रोमन एम्पायर कमजोर होने लगा। अब जब रोमन एम्पायर कमजोर होने लगा तो व्यापार भी कम होने लगा। व्यापार जब कम हुआ तो बहुत सारे शहर उनका पतन हो गया, बहुत सारे टाउन का एंड हो गया। ये याद रखना, भड़ौच, घंटशाला, कदूरा, चौल ये सब बंदरगाह हैं, ये सारे पोर्ट के नाम हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहां से बहुत सारे सवाल बन जाए। यहां से सवाल बनते हैं गुप्त काल का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड। इनको जरा समझो। अब मंदिर और मूर्ति पूजा का विकास हो चुका है। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स की प्रिपरेशन अब शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय विकसित हो चुके हैं। 2 मेन सेक्ट बन चुके हैं हिंदुइज्म में, एक वैष्णव और शैव। देवगढ़ झांसी में आता है। यहाँ दशावतार मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में बनाया गया है। देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में बनाया गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ इनका राज चिन्ह हुआ करता था। अर्ध नारीश्वर की प्रथम मूर्ति इलाहाबाद के भीटा से मिली है। इलाहाबाद के भीटा से मिली है। ये जो आप देख रहे हैं दशावतार मंदिर है, दशावतार टेम्पल है। उसके अलावा साहित्य का भी बहुत विकास हुआ है। साहित्य का भी बहुत विकास हुआ है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, टेम्पल की शुरुआत हुई। नागर शैली, पंचायतन शैली, पत्थर और छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने
गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त से कहा था कि हमें एक बौद्ध मंदिर बनाना है गया में, इसके लिए हमें परमिशन दे दीजिए। ये अलग अलग टेम्पल हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन पे जरा ध्यान रखिएगा। जैसे विष्णु मंदिर, ये तिगवा जबलपुर में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर, जिसे नचना कुठार मंदिर कहा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर एक और है जो कि खोह मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है, ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शिव मंदिर जो कि भूमरा में है। पार्वती मंदिर जो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जो कि तिगवा जबलपुर में है। और दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बने हुए। ये दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये आप मध्य प्रदेश का नचना कुठार मंदिर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का नचना कुठार टेम्पल है। ये शिव मंदिर है भूमरा नागौद मध्य प्रदेश का। और ये विष्णु मंदिर है तिगवा मध्य प्रदेश का। तो ये अलग अलग मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूर्ति कला के 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा शैली की मूर्तियां थीं। गंगा यमुना की मूर्ति हो, विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी में अच्छे खासे पैमाने पर मिली है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये 13.5 फीट ऊंची और 8.5 फीट चौड़ी है। इसे भारत में वराह की सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। ऐरण में एक गरुण स्तंभ भी है। ये ऐरण सागर मध्य प्रदेश की बात हो रही है और एक ही शिला से बना हुआ है। भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख 510, मैंने पहले 512 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। 510 सती प्रथा के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। तो हमें ये वराह मूर्ति भी मिलती है, ऐरण में वराह मूर्ति भी दिखाई देती है। सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, मध्य प्रदेश में इसके एविडेंसेस भी हैं। अजंता की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, में बाघोरा नदी के किनारे पश्चिमी घाट में अजंता की गुफाएं हैं। इसकी खोज विलियम एरिस्कन ने की थी। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा 13 सबसे पुरानी है। 8वीं से 13वीं गुफा हीनयान संप्रदाय से जुड़ी है। 17, 18, 19 गुप्तकाल की है। 17 में राशि चक्र गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग विषय हैं। जो गुफा नंबर 17 है उसमें बुद्ध के जन्म जीवन की कहानी, इसलिए उसको चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, चित्रशाला कहा जाता है। ये अजंता केव्स हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। देखिए 29 गुफाएं हैं टोटल, उनमें से 17वीं जो गुफा है वो चित्रशाला है, राशि चक्र गुफा है। 16 में जो गुफा है वो बौद्ध के वैराग्य, ये सब के बारे में बताते हैं। अजंता, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, एलोरा में बौद्ध जैन और हिंदू, बौद्ध जैन और हिंदू, जबकि अजंता में बौद्ध और हिंदू। ठीक है, अजंता में बौद्ध और हिंदू, एलोरा में बौद्ध जैन और हिंदू, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। बुद्ध हैं, चित्रकला है, जातक कथाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, याद रखेंगे। ये देखिए अलग अलग, ये सब उन्हीं गुफाओं के चित्र हैं, ये सब उन्हीं गुफाओं के चित्र हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में आती हैं। बाघ केव्स ये मध्य प्रदेश में आती हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा गुप्त पीरियड कंप्लीट होता है। आर्यभट्ट इसी समय थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत जैसी किताबें लिखी। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत जैसी किताबें लिखी थी। चलिए अब हम प्रश्नों को लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बता दो जी, कौन सा ग्रंथ लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा? कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऋतु संहार तो नहीं लिखा गया, रघुवंशम नहीं लिखा गया, धातु पाठ नहीं लिखा गया। तो जवाब क्या होगा? बी, एलिमिनेशन मेथड भी लग जाएगा। इसका जवाब होगा बी, कादम्बरी। देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल 2025। अगला, गुप्त काल में महासंधि विग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये राजा का मुख्य न्यायाधीश होता था, सिंचाई का काम करता था, मंदिर बिल्कुल नहीं। संधि विग्रह हमने चर्चा की थी,
कि इसका जो काम है संधि विग्रह, संधियों को करना। ठीक है, तो ये विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था। अगला देख लेते हैं, गुप्तकालीन राजस्व शब्दावली में सही मिलान करना है। डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड गुप्ता फिस्कल टर्म विद इट्स मीनिंग। हिरण्य अनिवार्य श्रम, धान्य स्वर्ण कर, भोग उपज में राजा का हिस्सा, विष्ठि वेगार। तो कह रहा है कि भाई सही चीज को चुनो, तो सही इसमें से है डी। ये राजा का हिस्सा नहीं होता था प्रोड्यूस में, ठीक है, भाग होता था, भोग नहीं होता था, भाग। ठीक है, भाग होता था। हिरण्य नहीं होता था, विष्ठि होता था। ठीक है, धान्य नहीं होता था, गोल्ड टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा? डी। अगला देख लेते हैं, ये तो दोबारा वही आ गया। गुप्त वंश के संदर्भ में कौन सा शब्द अर्थ युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वैष्ठिक उपभोग कर, भाग बेगार कर, अदेय जो अर्पित किया जाना हो, दशापराध अन्न का दशमांग। तो इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है सी। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं, गुप्त प्रशासन संरचना के अनुसार सही मिलान कीजिए। एसएससी सीजीएल, प्रथम कुलिक कार्य पर्यवेक्षक, ग्रामिक ग्राम प्रधान, तलवटार सैन्य अधिकारी, सैन्य वेतन अधिकारी, पुस्तपाल कर संग्रह अधिकारी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सही मिलान करना है, तो गांव का प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक। हमने पढ़ा था ना अभी अभी, गांव का प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक। तो सही जवाब क्या होगा? ग्रामिक। गांव का प्रमुख कौन है जी? ग्रामिक। तो ये कई बार ना भले ही ऑप्शन आपको मुश्किल दे, पर हमने ये पढ़ा हुआ है, तो यहां से ये आंसर बन जाता। निम्न में से कौन सा गुप्त काल का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द गुप्ता पीरियड? कौन सा प्रमुख स्रोत है? नासिक प्रशस्ति? बिल्कुल नहीं है सर। नासिक प्रशस्ति से हमें सातवाहन की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें सातवाहन की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख नहीं है सर, ऐहोल इंस्क्रिप्शन भी नहीं है। शुंग वंश, हाथी गुम्फा नहीं है। जवाब क्या होगा? सी, इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त कौन सी उपाधि उनके वैष्णव मत से संबंध को दिखाती है? तो आखिर में हमने यही पढ़ा कि जितने भी गुप्त शासक थे ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे, अधिकांश। पुरुगुप्त ने बौद्धिज्म को अपनाया था। तो क्या दिखाते हैं? परम भागवत। और आप देखिए वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, और परम भागवत की उपाधि धारण जो कर रहा है वो वैष्णव से जुड़ा हुआ है। परम भागवत का जो टाइटल है वो समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था, याद आ रहा है? समुद्रगुप्त ने भी वो टाइटल लिया था। गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी अपने कार्य के साथ सही रूप से मिलाया गया है? देख लेते हैं, उत्केतियत, ध्रुव ध्रुवाधिकरणिक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, पुस्तपाल अभिलेखों का संरक्षण, और भंडागार अधिकृत। अब देखो ये हमने पढ़ा था, याद करो, हमने वहां पर अभी अभी चर्चा की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, पुस्तपाल। अब पीछे आप जाएंगे तो ध्रुवाधिकरण वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। 7वीं शताब्दी में राजा ब्राह्मणों को किससे पुरस्कृत करते थे? भूमि अनुदान। ठीक है, भूमि अनुदान की शुरुआत हो गई थी। भूमि अनुदान की शुरुआत कहां से हुई थी? सातवाहनों के टाइम पीरियड से शुरू हुई थी। अगला, गुप्त वंश के शहरी प्रशासन के संदर्भ में अधिष्ठानाधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वह शाही सेनापतियों की सैन्य परिषद थी, वो धार्मिक मामलों से संबंधित न्यायालय था, वो सलाहकार और मंडल था, और मंदिर की अनुष्ठान समितियां थी। तो इसका सही जवाब होगा, आप जाके देखें, हमने विषय के प्रशासन के बारे में लिखा है, वहां विषयपति लिखा है। विषयपति के नीचे हमने अलग अलग समूह लिखे थे कि भाई साहब जो विषयपति है वो समितियों के माध्यम से अपना शासन चलाया करता था, और उसमें गिल्ड आर्टिशियन की श्रेणियां जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त कौन सी उपाधि? ये तो हो गया जी। ठीक है, गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी? ये भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 7वीं शताब्दी के किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया?
अब देखो 7वीं शताब्दी की बात हो रही है और गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की बात हो रही है। पतंजलि, सलीम अली, ब्रह्मगुप्त और श्री कृष्ण। वैसे अगर बहुत थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आप जानते हैं कि पतंजलि बहुत पहले थे। ठीक है, पतंजलि काफी पहले थे, काफी पहले थे। सलीम अली यहाँ नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, वो गणितज्ञ नहीं थे, तो नाम क्या बचा? ब्रह्मगुप्त। आगे देख लेते हैं। ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? ध्रुवसेन सेकंड की बात हो रही है। वो किस डायनेस्टी का रूलर था? मैत्रक, सातवाहन, चोल और कुषाण। तो ध्रुवसेन द्वितीय जो है वो मैत्रक वंश का प्रमुख शासक था, मैत्रक। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ का लेख किसने लिखा था? हरिसेन। देखिए 2025 सीएचएसएल में पूछा गया। गुप्त काल में भागवत धर्म जो भक्ति और अहिंसा पर बल देता था किस देवता की उपासना पर केंद्रित था? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। विष्णु। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को अपनी विजयों का उत्सव किस वैदिक युग के द्वारा बनाया? तो अश्वमेध। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। भीतर गांव मंदिर जो गुप्त वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है किस जिले में? अब देखो यूपी में है, ये तो हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही जो जवाब है वो है बी, कानपुर। याद कीजिए वहां पर एक लिस्ट बनी हुई थी, वहां पर लिखा था भीतरी गांव कानपुर पहले वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक को प्रसिद्ध रूप से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 7वीं शताब्दी में भारत आया था? फाहियान, हेनसांग, मेगस्थनीज, मार्को पोलो। देखो 7वीं सेंचुरी की बात हो रही है, इस समय पर जो भारत आया वो हेनसांग था। वो कौन था? हेनसांग। किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के माध्यम से रखा था? गुप्त। गुप्त वंश के बाद अब ये अलग आ गया, ये अलग टॉपिक है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य का कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक था? समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि। आरआरबी एनटीपीसी 2021। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? एनसीईआरटी बेस्ड है, समुद्रगुप्त ने ली थी। ठीक है। हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखा? बिल्कुल नहीं। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो लिखा था विशाखदत्त ने। वह प्रयाग प्रशस्ति के भी लेखक थे? बिल्कुल सही। सही कथन को चुनना है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो है। जवाब हो जाएगा डी, एक और तीन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? वाकाटक। ठीक है, वाकाटक के साथ मैरिज किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकरी की उपाधि कब धारण की थी? इसका अर्थ क्या था? तो शकरी की उपाधि है जो शकों का नाश कर दे, और उसी के बाद ये उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? रजत, सिल्वर, सिल्वर क्वाइन चलाए थे। ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के बारे में बताता है? कुमारगुप्त प्रथम और यशोवर्मन के बारे में बताता है। कुमारगुप्त प्रथम और यशो। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? वैश्य, क्योंकि व्यापार का काम वैश्य किया करते थे, और सार्थवाह जो है वो व्यापारियों के समूह को कहा जाता था, इसलिए वैश्य। ठीक है। प्राचीन भारतीय गुप्त काल के संदर्भ में घंटशाला, कदुरा और चोल, अब देखो पढ़ाया था आपको, यूपीएससी का सवाल है, ये सब क्या थे? बंदरगाह। ये सब के सब बंदरगाह थे, ये सब के सब पोर्ट थे। आगे देख लेते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्न में से किस बंदरगाह का प्रयोग होता था? उत्तर भारतीय, नॉर्थ। अब नॉर्थ में ताम्रलिप्ति, देखो याद रखना ताम्रलिप्ति जो है ये बंगाल में था, बंगाल, ताम्रलिप्ति। ये जो भड़ोच और खंबात है ये तो वेस्ट। ठीक है, वेस्ट, तो ये ताम्रलिप्ति बंगाल में था। निम्नलिखित गुप्त राजाओं को कालानुक्रम में जमाइए। देखो ये वाले सवाल तो आने ही रहते हैं। अब सबसे पहले इसमें आ जाएंगे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद इसमें आ जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर आ जाएंगे कुमारगुप्त, और फिर आ जाएंगे 3, 4, 1, 2। जवाब हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं अगला। किस गुप्त शासक को उसके व्यापक विजय अभियानों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, एसएससी सीजीएल। गुप्त काल में भारत में बलात् श्रम के विषय में बताइए। अच्छा ये ऊपर थोड़े हो गया है, चलो कोई बात नहीं।
हालांकि इसका सही जवाब जो है वो ए है कि इसे राज्य की आय का एक स्रोत माना जाता था और लोगों द्वारा दिया जाने वाला कर था। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के शासनकाल में लिखी गई? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में किसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी? याद करिए, शुरू में ही हमने याद किया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद हरिसेन द्वारा धारण नहीं किया गया था? धारण नहीं किया गया था। ओके, आई थिंक ये एक बार चेक कर लेंगे हम। नगर सृष्टि की संधि विग्रह थे वो। गुप्त काल में पंच सिद्धांतिका, हमने डिस्कस किया था कि पंच सिद्धांतिका जो है वो वराह मिहिर की किताब थी। निम्नलिखित वंशों में से किसके शासक रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? वाकाटक। वाकाटक राजा ने। ठीक है। किस शासक ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। गुप्त संवत। गुप्त वंश के सामंत प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन द्वितीय, अब ये मैत्रक है, अभी इनके बारे में पढ़ना है हमें, अभी इनके बारे में पढ़ना है, मैत्रक वगैरह के बारे में पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। ठीक है। भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? मौर्य काल के महान संत, मौर्य काल में गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग, अश्वमेध यज्ञ, दरबारी मंत्री। तो ये भुक्ति, भोग, विषय, विधि, मंडल ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे। याद कीजिए, हमने भुक्ति के बारे में पढ़ा था, विषय के बारे में पढ़ा था, विधि के बारे में पढ़ा था, प्रशासनिक इकाइयों वाला चार्ट अगर आपको याद आ रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हमने इन सब के बारे में बात की थी। अगला देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी नहीं बनेगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड से है, ये सब उसी से आ रहे हैं। चलो, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं। तो इतने हमारे सवाल थे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड और कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री को भी हम उसी में कंपाइल कर लें। और एक या दो, बस एक क्लास या दो क्लास होंगी और हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन इनफ है। आप लोगों को भी फील हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस अल्टीमेटली हमारे बन रहे हैं और जब तक हमसे प्रश्न बनते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हम आपको नहीं दे सकते। रीज़न बड़ा साफ है कि आपको एसएससी में बहुत सारे विषय पढ़ना है। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन इनफ है। यही स्पीड हमें रखनी पड़ेगी ताकि हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो कल मिलते हैं आप लोगों से इसी समय पर। थैंक यू सो मच विनेश, थैंक यू।